नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, लगातार हम ऑलमोस्ट एक वीक से केवल और केवल अपकमिंग या यूं कहें कि वर्तमान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में बात कर रहे थे। और उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर इस बार नंबर थोड़े अच्छे नहीं बने और जो है इंटरव्यू के लिए मैं नहीं बुलाया गया। जिन विषयों के रिजल्ट जारी हुए और जिनके होने वाले हैं उनमें भी कुछ एक अभ्यर्थियों ने कहा कि सर हमें आने वाली भर्ती के बारे में आप बताइए। तो मैंने कल जिस वीडियो में कहा था आपको कि आने वाली जो भर्ती है, आगामी अपकमिंग अपनी जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की, तो उसके संबंध में हम लोग विस्तृत रूप से बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। तो आज वो वीडियो आपके सामने है और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें ले लिए हैं। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं शीघ्र ही वापस जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं आपको जो है कमेंट वगैरह रिप्लाई भी करूँगा। अभी तो 2-3 दिन से समय नहीं मिला, तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस है मैंने कई सारे बार जब कमेंट जो है रिप्लाई किए तो पता चला कि ये कुछ ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो उस टाइम आपको रिप्लाई तो मिल गया था। कुछ एक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नहीं पूछा लेकिन उनके मन में ये प्रश्न जरूर है। तो आज इस वीडियो में उसी को हम लोग जो है उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, तो जिन्होंने वो जो पदों पे भर्ती वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए। और इन सभी की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बीच बीच में आई बटन पर भी मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर भी आप जो है देख सकते हो वो वीडियोस। तो देखिए, आगामी भर्ती हेतु घोषणा हो चुकी। तो जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो है 1,000 पदों पे लगभग नवंबर या दिसंबर, आई थिंक वो समय था जब जो है इन्होंने ये घोषणा की थी। ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी 1 डेढ़ या 2 महीने ही हुए हैं इस घोषणा को। तो बिल्कुल ये जैसे ही वर्तमान भर्ती पूरी होगी, पूरी से मतलब ज्वाइनिंग नहीं है, पूरी से मतलब है कि आरपीएससी के द्वारा जो इसमें काम किया जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फाइनल रिजल्ट जारी करके जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सफल अभ्यर्थियों के जो सक्सेसफुल हैं इंटरव्यू के बाद और एग्ज़ाम के बाद, उनके जो सारे कागजात हैं वो भेज दिए जाएंगे कहाँ, आयुक्तालय जयपुर। तो वहाँ जब ये कागजात भेज दिए जाएंगे तो आरपीएससी को बिल्कुल छूट रहेगी कि वो 1,000 पदों पे भर्ती की शुरुआत कर सकती है, फॉर्म वगैरह भरवा सकती है, नोटिफिकेशन वगैरह ला सकती है। तो ज्वाइनिंग जरूरी नहीं है, ज़रूरी है उस भर्ती का आरपीएससी से निकल के उसके विभाग में चले जाना। तो ये इसका मेन फैक्ट है। तो आगामी भर्ती 1,000 पदों पे। अब पदों का विवरण तो देखिए ऐसा है, जो वर्तमान पद हैं उन्हीं में 5-10 दाएँ बाएँ होंगे, क्योंकि 918 समथिंग अभी है अपने कॉलेज लेक्चरर में। तो लगभग इसमें बढ़ जाएंगे 82। तो समझ लीजिए कि कहीं 10 बढ़ेंगे तो कहीं 10 घटेंगे, 10-20 का आंकड़ा आगे पीछे होगा। और एक आधा सब्जेक्ट शायद कोई और ऐड हो जाए या कम हो जाए, यही चीज़ें हैं, ज़्यादा तो उसमें अंतर है नहीं, क्योंकि पदों में भी जो है 100 से कम ही अंतर है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें किस विषय के कितने पद आएंगे। तो पहली बात ये। और घोषणा जी हाँ हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा वर्तमान भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करो और नई भर्ती को शुरू करो। अगला प्रश्न देखिए कि अगली भर्ती में उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख जो GAR है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो लागू होगा नहीं होगा? तो देखिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान भर्ती भी 2 बार आई है। मतलब अक्टूबर और नवंबर, या शायद नवंबर और दिसंबर, मुझे एग्जैक्ट महीने याद नहीं, लेकिन है वो ऐसे ही अक्टूबर या नवंबर 2020 या नवंबर और दिसंबर 2020। इसीलिए इस भर्ती को जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2020 भी बोलते हैं। तो वो इसी कारण से, तो उसमें पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला था मैटर, लेकिन बाद में जो है इसको हटा दिया गया था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को। अब क्यों हटाया गया? क्योंकि अभ्यर्थियों ने डिमांड करी थी कि ये जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब नेट भी करते हैं तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं मांगते। तो फिर अगर यहाँ तो नेट में भाई इसमें मांग रहे हो तो नेट में भी मांगो, क्यों? नेट कोई ऐसे लेके बैठने के लिए नहीं करता, इसमें कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए करता है। तो जाहिर सी बात है, या तो उसके लिए भी मांग लो या फिर जो है इसमें से भी हटा दो। तो उसमें तो मांग नहीं सकते कि भाई यूजीसी है, केंद्र सरकार है, उनका अलग मैटर है। तो सरकार ने क्या किया कि अभ्यर्थियों की मांग के अंतर्गत जो है GAR गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटा दिया। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, 1.5 साल पहले, कि ये है ये नहीं है। थोड़ा सा और विस्तृत में मैं एक और बना दूंगा ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि अब भी ऐसे अभ्यर्थी नए नए जो पीजी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, नेट करने की सोच रहे हैं, अब उनको ही नहीं पता गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। तो उसके संबंध में विस्तृत रूप से एक बात करेंगे, एक छोटा सा वीडियो होगा उसमें।
तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है 99% यही चांसेस हैं कि लागू नहीं होगा, क्योंकि पहले भी लागू हुआ था और उसको हटा के दोबारा नोटिफिकेशन लाना पड़ा था, उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल करना पड़ा था। तो आप सोचो कि दोबारा लाया, तो यानी कि सरकार तो अब यही चाहने लगी है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं रहे, और फिर से लाया तो फिर वही अभ्यर्थी हैं, सभी सफल थोड़ी हो गए हैं। तो बिल्कुल ये हटेगा, अगर आ गया तो भी हटेगा, और चांसेस यही कि 99% कि आए ही नहीं। तो ये चीज़ें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में मेन है। आगे देखिए, न्यूनतम योग्यता जो है वो क्या रहेगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी तो देखिए ये है, पीजी चाहिए, और पीजी में भी जो है आपके कम से कम 55% यानी कि 55%, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी जैसे आरक्षित कैटेगरियाँ होंगी तो उसमें जो है एक 5-5% कम होते जाएंगे, तो 55 मिनिमम होने चाहिए। देखो, आप जब भी एमए करो या एमएससी या एमकॉम, जो भी आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन, तो वो जब भी आप करो तो एक बात आप ध्यान रखो, कोशिश करो कि फर्स्ट डिवीज़न से करो, मतलब 60% या उससे ज़्यादा से करो। 55 भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 या 65 के आप सोच के जाओगे तो 55 लेके आओगे, ये ध्यान रखो। तो कभी सीधा 55 सोच के नहीं जाना, नहीं तो 50 या 45 पे अटक जाओगे। हमेशा थोड़ा ज़्यादा की सोचो, 60, 65, 70 तक की सोच के जाओ, ताकि मिनिमम 60 या 55 तो आप बना ही लो। तो ये ध्यान रखिए, नहीं तो फिर जो हायर एजुकेशन वाली जो चीज़ें हैं उसमें ये परसेंटेज भी, एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी देखा जाता है। तो इसीलिए आप अच्छे से पीजी करो। और है भी एक विषय, भाई पीजी आप जिस विषय में कर रहे हो वो आपके सारे सब्जेक्ट के अंदर में भी एक है। जैसे आपके 10th तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल अनिवार्य रहती है अपने राजस्थान में, 11th-12th में मैथ्स हट जाती है, ग्रेजुएशन में जो है इंग्लिश हट जाती है, तो धीरे धीरे ईजी हो रहे हैं। और जैसे ही आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुँचते हो सारे विषय हट जाते हैं, एक ही रहता है और उसके 9 भाग होते हैं, जैसे जेएनयू में अपने, बाकी सारे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा अलग भी होता है। तो आप समझिए कि आप जिस विषय में पीजी कर रहे हो वो आपका बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर उसमें तो आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हो। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा कीजिए। अगला प्रश्न है कि बीएड आवश्यक है कि नहीं। तो नए नए जो अभ्यर्थी आते हैं वो ये पूछते हैं, मुझे कॉलेज में भी कई सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो पूछते रहते हैं कि सर आपके जैसे कॉलेज लेक्चरर वगैरह, या यूँ कहें कि जो इस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है हमें बीएड और नेट दोनों करना पड़ेगा क्या। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको खाली पीजी करना है और नेट करना है। जो न्यूनतम योग्यता है उसमें एक पंक्ति और ये थी कि आपको पीजी 55% से और नेट दोनों चीज़ें करनी है। अब देखो नेट कब तक कर सकते हैं, देखिए उसमें एक रूल है कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपके एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आप करो जिस भी संकाय से, वो करने से पहले भी आप जो है नेट कर सकते हो। जैसे ग्रेजुएशन हुआ नेट कर लो, लेकिन उसकी एक शर्त है कि नेट करने के बाद अगले 2 साल के अंदर आपको जो है पीजी करना जरूरी। हालांकि कोरोना में उसको 3 साल कर दिया, लेकिन एक छोटा सा रूल रहता है कि 2 साल के अंदर आपकी जो है पीजी होनी चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट जो टाइम है नेट करने का वो प्रीवियस आप कंप्लीट कर लो, और प्रीवियस में अच्छा खासा स्कोर भी आप करो कि 60% से ऊपर है, तभी नेट करो, नहीं तो मतलब कुछ नहीं। और फिर करने भी नहीं देते नेट, अगर 55% नहीं होते तो न तो कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं न नेट कर सकते हैं, फिर जेआरएफ पीएचडी तो फिर और आगे है। तो आप समझ जाओ कि जो है प्रीवियस में बहुत अच्छे अंक बन रहे हैं, मतलब 60, 65, 70% बन रहे हैं आपके, तो डेफिनेटली मिनिमम 55 आप जो है नेट करो। और जैसे मैंने कहा अगले 2 साल में तो फिर वो 1 साल का पीजी फाइनल है वो तो हो ही जाएगा। तो ये सबसे सही समय, और बीएड उसमें आवश्यक नहीं है, ये केवल जो है इसमें पीजी और नेट 2 ही चीज़ें आवश्यक है। और आगे भी हम बात करेंगे कि भाई पीएचडी आवश्यक है कि नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। देखिए पीएचडी अनिवार्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। पीएचडी देखो बीच में एक जो अपने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया था, तो देखिए उसमें उन्होंने क्या लिखा था। अब कई लोग बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है पीएचडी अनिवार्य हो गया, ये हो गया, तो लोग कई बेचारे भागे पीएचडी करने के लिए। पीएचडी एक दिन का काम तो है नहीं, 4 से 5 साल लगते हैं, मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 7 साल, एवरेज 5 साल का समय लगता है। तो अब उसमें क्या करें। तो देखिए पीएचडी किसके लिए अनिवार्य है ये थोड़ा समझो, ये अर्ध सत्य है जो लोग बताते हैं। इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, जिसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ बिल्कुल विस्तृत रूप से उस नोटिफिकेशन को लाकर उसके ऊपर हमने वो वीडियो बनाया है। तो बिल्कुल आप वो देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि ये रियल फैक्ट है, ये कोई ऐसे फेक नॉलेज नहीं है। तो देखिए पीएचडी जो जिस असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अनिवार्य है वो है
यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय जैसे होते हैं ना, जेएनयू हो गया, एमडीएसयू हो गया, एमएलएसयू हो गया, या फिर अपना आरयू हो गया, यूओके यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो गया, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटीज़ में अगर लेक्चरर लगना है, तो उसके लिए पीएचडी और पीजी नेट वगैरह ये सब अनिवार्य है। मतलब पीएचडी अनिवार्य, बाकी सब तो करोगे तब यहाँ पहुँचोगे, तो पीएचडी उसके लिए अनिवार्य है। बाकी आपको अगर कॉलेज में लेक्चरर बनना है, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं है। और इस संबंध में जैसे मैंने कहा, वो नोटिफिकेशन वगैरह सब आपको मिल जाएगा उस वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो वीडियो ज़रूर आप देखिए, जहाँ मैंने बिल्कुल उसी टॉपिक के बारे में उस नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल विज्ञप्ति एक निकाली थी छोटी सी, और उसमें जो है उन्होंने प्रेस नोट में कहा था यूजीसी ने कि जो है पीएचडी अनिवार्य है, लेकिन किसके लिए? यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर दो जगह होते हैं, एक तो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एक कॉलेजेस में। यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं, कॉलेजेस को महाविद्यालय बोलते हैं। तो महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य लगते हैं, उसके लिए पीजी और नेट चाहिए। और जो यूनिवर्सिटीज़ यानी कि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य लगते हैं, उनके लिए फिर आपको पता ही है कि जैसे मैंने कहा पीएचडी अनिवार्य है। और देखो अगर कॉलेज में लगते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट लगोगे तभी प्रमोट होगे। तो प्रमोट जब 8 साल बाद, यूँ तो छोटे मोटे प्रमोशन और हैं बीच में, लेकिन ओरिजिनल जो एक पद नाम से दूसरे पद नाम, जैसे 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड, तो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता, ऐसे बदलते हैं ना। तो इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य से सह आचार्य तक जब पहुँचते हो, तो उसमें 8 साल का समय लगता है। और इस प्रमोशन के लिए आपके जो है पीएचडी जरूरी है। तो कॉलेज में लगने के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, कॉलेज में प्रमोशन लेने के लिए या फिर यूँ कहें यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर लगने के लिए जो है पीएचडी आवश्यक है। तो ये है पीएचडी की पूरी कहानी। आगे बढ़ें तो देखिए आरसेट, सेट या स्लेट, जो मतलब राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा या नहीं। तो देखिए अभी जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, आरपीएससी के पाले में नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ 2-3 महीना आई थिंक पहले ये समय था, तब मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अभी ये मामला कहाँ अटका हुआ है सेट का। तो देखिए सेट का आयोजन पहले जो है 2012-13 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आरपीएससी ने करवाया था आयोजन, लेकिन उसके बाद कहानी बदल गई और आरपीएससी ने कहा कि मेरे पास पहले से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, और सरकार को बोला कि आप जो है ये सेट किसी और को दे दो। किसी और को मतलब किसको? ये दे दो भाई आरएसएमएसएसबी को, जो अपने राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है उनको, जिनका कार्यालय जयपुर है। और तो फिर बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तो इतना बड़ा एग्जाम मेरे हिसाब से नहीं दे सकते, तो मतलब किसी और भर्ती संस्थान को दे दो। और इस संबंध में एक पत्र लिख के आरपीएससी ने जो है तीसरी कर ली कि भाई हाँ अपना तो अब काम है नहीं, और सरकार को कह दिया। सरकार ने उसके बाद सेट करवाने का काम किसी भी विभाग को या यूँ कहें भर्ती संस्थान को नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हो कि अभी सेट के जो सारे कागजात, जो सारी जिम्मेदारी किसके पास पेंडिंग पड़ी हुई है? सरकार के पास। तो इसमें आरपीएससी जितना कसूरवार है, उससे कहीं ज़्यादा जो है गुनाह, ये उर्दू में जो शब्द है कसूरवार और गुनाह, ये किसके हैं? अपने सरकार के हैं। तो ये तो हुई अपने सेट की कहानी। देखो आयोजन होगा कि नहीं, कराया जाना चाहिए। पिछली बार अभ्यर्थियों ने जो है इस संबंध में काफ़ी मामला उठाया, लेकिन वो लेट हो गए। अगर एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आता है कि हाँ ये इस दिन जो है विज्ञप्ति आती, हाँ जो है हम ये इस दिन से लगा के इस दिन तक फॉर्म भरा रहे हैं, तो उसके दौरान या उससे भी पहले अगर जो है डिमांड की जाए तो सरकार इस पर सोच सकती है। या नहीं, जब एग्ज़ाम तिथियाँ आ जाए तो फिर तो सरकार क्यों सोचेगी? सरकार कह रही कि नेट कर लो, तुम सेट क्यों कर रहे हो? तो देखो नेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वो होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती उसको पास करना। हालांकि थोड़ी सी मेहनत करी जाए अच्छे से, तो जैसे मैंने की, तो मेरा पहली बार में नेट क्लियर हो गया था जुलाई 2018 में। तो जो है और जो चीज़ें रहती हैं अलग अलग समय की, जैसे जुलाई 2018 जो था समय, उसमें एक देखो परिवर्तन भी आया समय के साथ। जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरा तो पहली बार में क्लियर हो गया था, उसके बाद समय जैसे चला तो जुलाई 2018 आया। उसमें क्या हुआ, जुलाई था या शायद दिसंबर 2018 था, उसमें क्या हुआ देखो, उसमें ये चीज़ें हुई कि जो है नेट पहले जो है ये सीबीएसई बोर्ड जो है अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो करवाता था। यूजीसी थी उसके ऊपर संस्था, लेकिन जो आयोजन था वो करवाता था। लेकिन फिर जो है वो चीज़ें बदली और एक एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बनाई सरकार ने, एक छोटी सी संस्था, तो सीबीएसई से लेकर ये उसको दे दिया गया। तो ये भी इसमें फिर वो पेपर और पैटर्न में थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन
लेकिन हल्का सा अंतर भी उसमें आया है। तो ऐसे करके ये सारा नेट का प्रोग्राम है, और सेट का तो अब सरकार चाहे तो हो सकती है, नहीं चाहे तो नहीं। लेकिन मेरी आपको सलाह, आपको परामर्श यही है कि आप जो है ये सेट के वेट में ज़्यादा ना रहें, नेट करने की कोशिश करें ताकि आपकी योग्यता हो जाए। बाद में एग्ज़ाम आएगा तो कर लेना, इसकी भी कोई वो दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके इंतजार में नहीं रहना है, आपको ओरिजिनल नेट जो है वही कर लेनी है। अन्य राज्यों की सेट मान्य होगी कि नहीं होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ अन्य राज्यों की सेट के बारे में। देखिए ऐसा है इसका कि जैसे आजकल का जो समय, अब आजकल से एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 1 जून 2002, जी हाँ दोस्तों 1/6/2, यानी कि 1 जून 2002 से पहले अगर आपने किसी भी राज्य से सेट उत्तीर्ण की है, स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है या स्लेट जो कहते हैं जिसे, स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास किया है तो वो मान्य है। लेकिन 1 जून 2002 के बाद अगर आपने किसी और राज्य से सेट की है तो वो मान्य नहीं है। वो केवल आपके जो है राजस्थान की ही मान्य रहेगी। राजस्थान में किसकी? अपने आरपीएससी की। तो मतलब राजस्थान से बाहर की सेट जो है वो 2002 से पहले वाली मान्य है। 2002 के 1 जून 2002 के बाद अगर आपने बाहरी किसी राज्य से सेट करी है तो वो अपने राजस्थान में मान्य नहीं होगी, अमान्य होगी। तो ये है इसका सही आंसर। आगे बढ़े दोस्तों, तो आयु के मापदंड क्या रहेंगे? तो देखिए आयु के मापदंड तो आपको पता ही है, एक तिथि दे देंगे उसमें। जैसे अगर अपने इस ईयर के मिड से थोड़ा निकल के एंड के बीच में अगर कभी नोटिफिकेशन आता है नई भर्ती का, तो उसमें पॉसिबिलिटी देखो यही है कि आपके रख दें 1/7/22 रख दें, मतलब 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु जो है वो ये होनी चाहिए। ये मतलब कितनी? मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। तो ये रख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि थोड़ा और लेट अगर जाएंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि वो 1 जनवरी रख दें, लेकिन नॉर्मली आरपीएससी जैसे पिछली मतलब इस भर्ती में 2020 वाली में यही किया था, अक्टूबर नवंबर, आई थिंक शायद दिसंबर भी था, तो भी मुझे अच्छे से याद, नवंबर या दिसंबर दोनों में से कोई एक महीना, उसी में नोटिफिकेशन आया था नए वाला, वो पहले गार वाला नहीं, नए वाला, जिसमें जो है इन्होंने यही योग्यता रखी थी कि आयु सीमा में कि 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 को, तो जो है मतलब थोड़ा पीछे गए थे कि आपकी आयु जो है वो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। तो ये उसमें उन्होंने कहा था। तो आयु के मापदंड ऐसे निर्धारित किए थे। तो 21 से 40 है और रख दें शायद 1 जुलाई 2022। और अगला प्रश्न देखिए कि स्नातक कर चुके अभ्यर्थी महाविद्यालय व्याख्याता बने तो किस विषय से स्नातकोत्तर करें? तो देखिए मेरी तो मतलब जो है मुझे कॉलेज में भी कई सारी लड़कियां जो है वो पूछती हैं कि सर जो है किस विषय से करें, कौन सा विषय बढ़िया है। तो देखिए पहला इसका आंसर तो ये है कि जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप और अच्छे से मेहनत कर पाओ। भाई आप पीजी अभी जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे मतलब हुए हो आप, मतलब जो कि ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, तो इसमें से किसी 3 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है उसमें से ही किसी एक में करो ताकि आपकी रुचि बनी रहे कि हाँ 3 साल पढ़ा है, फिर 2 साल उसको पढ़ो, फिर नेट में भी पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज लेक्चरर में भी पढ़ना पड़ेगा, पीएचडी में भी उसी में से किसी एक सब्जेक्ट में निकल के वो जो है वो शोध कार्य होंगे, आपकी रिसर्च होगी, तो उसी विषय में करो जिन 3 विषयों को आपने ऑप्शनल के रूप में चुना है ग्रेजुएशन में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन जो विषयों का अभी तो खैर अपने कॉलेज लेक्चरशिप में तो ऐसा रूल नहीं आया, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वगैरह में धीरे धीरे वो रूल ऐड हो रहा है कि आप जो अगर कॉलेज स्कूल लेक्चरर अगर बनना है तो सेकंड ग्रेड में आपके जो है वही विषय एक होना चाहिए जो आपके पीजी में है। मतलब जो आपके एमए में जो सब्जेक्ट है, एक नॉर्मल कहें हमारे आर्ट्स में, तो एमए जिस विषय में की है वही विषय आपके जो है बीए में भी होना चाहिए ऑप्शनल के रूप में। तो ये चीज़ें कुछ एक वहाँ पर शर्तें आ रही है। तो शायद आने वाले टाइम में कॉलेज लेक्चरर में भी ऐसी कोई शर्त आ जाए तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर उसका तो यही एक वो कहते हैं ना कि तरीका है या रास्ता है, मार्ग है कि आप जो है उसी विषय में पीजी करो जिस विषय में आपने 3 ऑप्शनल जो चुने हैं ना ग्रेजुएशन में, उनमें से किसी एक में आप जो है पीजी करो। तो स्नातकोत्तर, और देखो एक ये भी है कि अभी बहुत कोई नए हैं कि सर किस में कौन सा विषय जिसकी अच्छी खासी पोस्ट आती है। तो देखिए साइंस के भी 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अच्छी खासी पोस्ट आ जाती है, कभी केमिस्ट्री, तो ये वो विषय रहते हैं।
और पीसीबी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें से किसी एक में जो है अच्छी खासी पोस्ट आ जाती है। अच्छी खासी मतलब 50-60 ही आती है, कॉलेज लेक्चरर इतनी काफ़ी होती है। तो और आर्ट्स में तो देखो टॉप 5 सब्जेक्ट अगर आर्ट्स में कि मैं आपको बताऊं, चाहे स्कूल लेक्चरर चाहे कॉलेज लेक्चरर, तो वो है देखो राजनीति, इतिहास, भूगोल यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और हिंदी और इंग्लिश। ये 5 वो सब्जेक्ट है टॉप 5, इसी में से किसी एक में करो ताकि आगे अच्छी खासी पोस्ट आए। बाकी देखो लोक प्रशासन हो गई या नागरिक शास्त्र वगैरह, नागरिक शास्त्र की तो मैंने देखी नहीं ज़्यादा, लेकिन लोक प्रशासन की भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, समाज शास्त्र की भी ठीक ठाक आ जाती है। लेकिन ये टॉप 5 सब्जेक्ट है अपने आर्ट्स के लिए, 2 लैंग्वेज वाले और 3 सामान्य वाले। और देखिए स्नातक के 3 वैकल्पिक विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर करना आवश्यक है। तो देखिए ऐसा रूल तो नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई नियम आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए आप कोशिश यही करो कि जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसी में किसी एक में जाके आप जो है पीजी करो। और देखिए अगला प्रश्न कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध योग्यताधारी अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। तो जी हाँ, दे सकते हैं। तो उनको जो है ये पीजी फाइनल कब तक क्लियर करना है, तो ये करना है साक्षात्कार तक। और न केवल पीजी फाइनल, 55% के साथ टोटल दोनों सालों के पीजी के अंक मिला के 55% होने चाहिए। पहली शर्त ये है, फाइनल होगा तभी तो टोटल होंगे। और दूसरी शर्त ये भी है कि नेट भी क्लियर करना। तो पीजी प्रीवियस जो किए हुए हैं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध या ये जिसको कहते हैं अधिस्नातक पूर्वार्ध, तो उसके बाद आपको जो है फाइनल ईयर में जो है अच्छा स्कोर करना है, दोनों के मिला के 55% होने चाहिए। और इस दौरान आपको नेट भी क्लियर करना होगा। स्नातकोत्तर में कितने परसेंट चाहिए, तो 55% चाहिए जैसे मैंने बताया। नेट कब तक पास करना है, तो नेट करना है साक्षात्कार के पहले दिन तक। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन रहता है कि अगर अलग अलग विषयों के एग्ज़ाम है, मतलब आपकी जी का साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, तो भाई उसमें भी हिंदी का अलग दिन है, इंग्लिश का अलग है, भूगोल वगैरह, पॉलिटिकल, अपने हिस्ट्री वगैरह सब जो है जियोलॉजी वगैरह सबके अलग अलग हैं। तो उसमें भी साक्षात्कार सपोज शुरू हुए हैं, ऐसे उदाहरण के रूप में समझे आज 1 फरवरी वाले दिन, और आपके इंटरव्यू है 5 फरवरी को या 15 फरवरी को या अगली 1 मार्च को। तो इसमें आपका पहला दिन कौन सा गिना जाएगा, आपके विषय का जिस दिन है वो, आपका जिस दिन इंटरव्यू है वो, या फिर ओरिजिनली इंटरव्यू जिस दिन शुरू हुए हैं वो। तो देखिए इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, जिस दिन इंटरव्यू शुरू करती है आरपीएससी कि हाँ इस दिन से शुरू किया है 1 फरवरी से, चाहे उस दिन आपका इंटरव्यू है नहीं है, आपके विषय का इंटरव्यू है नहीं है, कोई मायने नहीं रखते। जिस दिन आरपीएससी ने इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू कर दी, पहले अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुला लिया उस एक दिनांक को, तो वो दिन पहला माना जाएगा। और आपके जो ये न्यूनतम योग्यता जो है पीजी 55% के साथ और नेट, ये दोनों कब तक क्लियर होने चाहिए, उस पहले दिन क्लियर होने चाहिए। और इसका यही सही उत्तर है। ये गलत उत्तर है कि भाई वो आपके जिस दिन आपके विषय का हो पहला दिन, या जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, तो वो नहीं, वो ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू की प्रोसेस जो है सभी, चाहे किसी भी विषय का इंटरव्यू पहले दिन ले लिया आरपीएससी ने, उस दिन तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या, मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट 55% के माफ़ कीजिएगा पीजी 55% के साथ और नेट। अब देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि नेट में कितने परसेंट होने चाहिए। नेट पर 55% मैंने कहा, तो भाई कितने होने चाहिए। तो नेट में कोई मिनिमम अंक ऐसे नहीं होते, जैसे रीट या सी टेट जो अपना होता है, पहले आर टेट होता था, तो उसमें क्या है कि एक अंक निर्धारित रहते हैं, भाई 60% आपको चाहिए तभी पास माने जाओगे, आगे फिर सिलेक्शन अलग चीज़ है। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखो 40 से 50% के बीच में, मतलब मिनिमम 40 मैक्सिमम 50, में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसी के बीच में कभी 42, कभी 44, कभी 45, कभी 47, इसी में ही जो है पासिंग मार्क्स आते हैं। और हालांकि इसमें जो माइनस मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग, वो नहीं है। फिर भी ये एग्ज़ाम देखो कितना टफ है कि ये नहीं होने के बावजूद भी इसमें 40 से 50% पे जो है पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। तो इसमें कोई फिक्स्ड ऐसे मार्क्स नहीं होते कि हाँ इतने लाओगे तभी कुछ होगा, उससे नीचे कुछ नहीं। तो इसमें जो वेरी करता है 5-10% का प्लस माइनस, वो वेरी करता है उसके एग्ज़ाम की जो पेपर जैसा है, डिफ़िकल्टी लेवल आया है उस बेसिस पे। तो नेट में कितने परसेंट चाहिए, ये बिल्कुल पास चाहिए, भले ही चाहे 40% भी पास हो चाहे 50 पे हो, तो पास चाहिए। इसमें परसेंटेज की कोई शर्त नहीं है। परसेंटेज की जो शर्त है वो केवल अपने पीजी में है।
अगला प्रश्न ये है कि 2 विषयों से परीक्षा दे सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल 2 क्या महत्वपूर्ण 10 विषयों से दे सकते हैं। तो उसकी शर्तें वही सिमिलर रहेगी। अगर आपको जैसे राजनीति और इतिहास दोनों से देना है एग्ज़ाम कॉलेज लेक्चरर का, तो पहली बात कि राजनीति में 55% और नेट चाहिए, फिर हिस्ट्री में भी 55% और नेट चाहिए। तो जिस विषय से आप देना चाहते हो उस विषय से आपका नेट भी क्लियर हो और 2 साल का पीजी भी हो 55% के साथ, तो आप 2 क्या महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परीक्षा का आयोजन जो है वो कब तक हो सकता है? तो देखिए जब भी फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे उससे 3 से 6 महीने तक, यानी कि ऐसा अगर होता है कि अगस्त या सितंबर तक अगर फॉर्म मतलब आ जाती है नोटिफिकेशन, तो उसके 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो सितंबर से 1 महीना अक्टूबर और फिर अगली फरवरी तक एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है। मतलब जब भी नोटिफिकेशन आए उसके अगले 45 दिन का रूल है, लेकिन वो सरकार थोड़ा अभ्यर्थियों का देखती भी है, तो 45 तो नहीं, लेकिन 80-90 दिन 100 दिन तक मामला चला जाता है। मतलब फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे आगे 2-3 महीने मिनिमम मिलते हैं आपको, जो है उसकी प्रिपेयरनेस। अब मतलब 3 महीने में तो क्या ही होगा कॉलेज लेक्चरर की तैयारी, लेकिन ये ज़रूर है कि आप रिवीजन उसमें कर सकते हो। तो एग्ज़ाम से पहले तो ये ज़रूरी है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कब तक ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी होंगी, ज्वाइनिंग वगैरह कब तक मिलेगी। तो उसके आगे 2 या 3 मतलब नोटिफिकेशन जब आए फॉर्म भरे जाएँ उसके आगे 2 या 3 महीने मिनिमम, और मैक्सिमम तो अब जैसी परिस्थितियाँ हो वैसे चलेगा कार्यक्रम। तो ये कुछ एक प्रश्न थे आगामी भर्ती के संबंध में। बाकी कोई आपका प्रश्न रह गया हो, कोई बात आपको बतानी हो, प्रश्न पूछना हो तो बिल्कुल पूछिए, और जैसे समय मिलता है मुझे तो मैं आपका उस प्रश्न को जो है ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।